हेलो स्टूडेंट, आज हम यूटिलाइजेशन जो पावर यूटिलाइजेशन है इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर वालों में, उसमें एक चैप्टर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार कमेंट आ रहा था, इसीलिए हम इस चैप्टर को बना रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है ना, इसीलिए इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये चैप्टर जो है देखो, इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, वैद्युत शक्ति का अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत हम लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, है ना, ये सब चीज़ें अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें इसको पढ़ने से पहले जो पावर स्टेशन होता है ना, जो पावर स्टेशन है ना, जनरेटिंग स्टेशन, जिसे हम एक आप सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे किताब पावर प्लांट, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये चैप्टर इसीलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता है कि पावर प्लांट में कितने प्रकार के प्लांट होते हैं और किसका बेस लोड, पीक लोड, है ना, फैक्टर, ये सब चीज़ें अलग अलग है। सो इस चैप्टर में हम पूरे प्लांट के बारे में और किस प्लांट का कितना बेस लोड होता है ना, सारा चीज़ मैं डिस्कस करूँगा इसमें स्टेप बाय स्टेप, है ना। कुछ बच्चों ने कहा है सर बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाइएगा। मैं कंपटीशन लेवल का टीचर हूँ बेटा, लेकिन कंपटीशन लेवल का मैं पढ़ाऊँगा नहीं आपको, है ना। लेकिन फिर भी मैं अपनी बेसिक आइडिया के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को छोटे में समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। 3-4 लेक्चर में मैं इसको समझा दूँगा पूरा, और शायद ही 1-2 क्वेश्चन रहेगा जो शायद आपको नहीं आएगा, मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, ध्यान से देखो। आपकी किताब में, कुछ बच्चों की किताब में जो है ना, यूटिलाइजेशन का जो किताब है उसमें 7 चैप्टर है। ऐसा मान के चलो कि ये लास्ट में होगा, इसी चैप्टर में आपको टैरिफ भी मिलेगा। ठीक, तो इस चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। देखिए, हर चीज़ का एक निश्चित कॉस्ट होता है, वैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं उसका एक निश्चित कॉस्ट होता है ना। चूँकि हम जो बिजली जनरेट करते हैं और जो बिजली यूज करते हैं उन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, इसीलिए इकोनॉमिक कंसिडरेशन चैप्टर पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे फैक्टर हैं जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इस पावर जनरेटिंग बिजली का जो उत्पन्न हम कर रहे हैं और जो यूज कर रहे हैं उसके कॉस्ट को इफ़ेक्ट करता है। ठीक, अब देखो, ध्यान से देखो, मैंने इसको लिख के पढ़ाने का फैसला किया है क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमको नोट्स भी चाहिए। देखिए, मैंने मैक्सिमम चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा और मिनिमम लिखने का प्रयास करूँगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा गया है इंट्रोडक्शन की तरह। देखिए, इंट्रोडक्शन की तरह इसे लिखा गया है। ठीक है, देखो, किसी पावर जनरेटिंग स्टेशन की डिजाइन जैसे पावर प्लांट आपको डिजाइन करना है, इलेक्ट्रिकल वाले ही डिजाइन करते हैं पावर प्लांट को, है ना। जैसे हम डोमेस्टिक वायरिंग, पावर वायरिंग, है ना, सर्विस मेंस कनेक्शन की डिजाइन करते हैं, वैसे ही पावर जनरेटिंग स्टेशन की भी डिजाइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी करते हैं। लेकिन इसकी डिजाइन में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का माइंड नहीं लगता है, इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, है ना, जितने प्रकार के इंजीनियर है सबका माइंड लगता है, तब जाकर के पावर जनरेटिंग स्टेशन तैयार होता है। ठीक, तो पावर जनरेटिंग स्टेशन की डिजाइन एवं स्थापना, देखिए पहले हम उस सिस्टम का डिजाइन करते हैं, उसके बाद स्थापना। डिजाइन मतलब एक ड्राइंग शीट पर आपको प्लान बनाया जाएगा, बना के इंजीनियर देंगे, उसको स्थापित करने का काम सिविल इंजीनियर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस स्थापना के वर्क में सिविल इंजीनियर के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं रहेंगे, वो भी साथ में रहेंगे। सो ऑल ओवर पूरे इंजीनियर मिल करके इस डिजाइन और स्थापना को तैयार करते हैं, किसके? पावर जनरेटिंग स्टेशन के। ठीक है, अब देखो इन्होंने आगे लिखा है कि पावर जनरेटिंग स्टेशन की डिजाइन एवं स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समग्र रूप में, मतलब संपूर्ण रूप में, प्रोड्यूसिंग सिस्टम या प्रोडक्शन सिस्टम इकोनॉमिकल हो। देखिए, जो बिजली का बिल है वो अगर आप सस्ता कर ले गए, है ना,
इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट क्यों है? क्योंकि उससे हम जो बिजली जनरेट करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में जनरेट नहीं करते हैं, लेकिन उससे जो बिजली प्राप्त करते हैं वो बहुत इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है। वरना न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम ज़्यादा बिजली प्राप्त करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम उपयोग करते हैं, है ना। यूरेनियम वाला जो मान लो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उससे हम जो बिजली खरीदते हैं वो बहुत महंगा होता है, कॉस्टली पड़ता है। सो यही कारण है कि आज के समय में थर्मल पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है ना। जबकि थर्मल पावर प्लांट की इफ़िशियंसी 20 से 30% ही होती है ना। तो आपको बिजली ऐसे बनाना है इस जनरेटिंग स्टेशन से जो इकोनॉमिकल हो, सस्ता हो, है ना। देखिए आगे इन्होंने लिखा है पर यूनिट बिजली की उत्पादन का लागत मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका कॉस्ट मिनिमम होगा तभी आप बिजली का जो बिल, मतलब आपके कस्टमर के पास जो बिजली पहुंच रहा है वो इकोनॉमिकल, सस्ती दर पर बिजली जो है आप उपलब्ध करा पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, देखिए पावर जनरेटिंग स्टेशन बनाने से पहले डिज़ाइन की आवश्यकता होती है। डिज़ाइन के बाद हम स्थापित करते हैं। इस स्थापित और डिज़ाइन करने से पहले इंजीनियर जो है सोचते हैं कि हमको काम जो करना है इकोनॉमिकल करना है, हमको कम से कम सिस्टम द्वारा जो बिजली जनरेट हो रहा है वो कम से कम पैसे में हमें, है ना, कॉस्ट जो है पे करना पड़े, और उसके बाद हमको मिनिमम कॉस्ट पर बिजली जो है उत्पादन करना पड़े, और जितना कम कॉस्ट पे हम बिजली उत्पादित करेंगे उतने कम कॉस्ट पे हम उपभोक्ता के पास पहुंचा पाएंगे। ठीक है, मैं एक बेसिक आइडिया देता हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन जहाँ बिजली पैदा होता है वहाँ 3 से 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से ही बिजली पैदा होता है, इससे भी कम होता है ना। लेकिन बताओ जनरेटिंग स्टेशन से हम बिजली पैदा किए 3 रुपये, 3 से 4 रुपये या 2 रुपये भी हो सकता है, लेकिन आपके पास जो घरों में डोमेस्टिक पॉइंट है वहाँ तक लाइट आते आते हम जो बिजली पे करते हैं 6 से 7 रुपये पर यूनिट करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए पावर जनरेशन और पावर यूटिलाइजेशन, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ट्रांसमिशन कॉस्ट में आता है। ट्रांसमिशन लाइन द्वारा हम बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि इस 3 रुपये से 6 रुपये बढ़ के इसलिए हो गया कॉस्ट, क्योंकि ट्रांसमिशन में कुछ पावर लॉसेज होता है और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट जो है पावर वेस्ट करते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के पावर को जनरेटिंग स्टेशन से यूटिलाइजेशन फैक्टर या यूटिलाइजेशन पॉइंट तक पहुंचाने में जो ट्रांसमिशन लॉस करता है, ट्रांसमिशन करने में कॉस्ट खर्च होता है, वही कारण है जिससे ये 3 रुपये से कॉस्ट बढ़ के 6 से 7 रुपये यूनिट पर हो जाता है, जो हम आजकल अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जो शहर वाले पेड करते हैं ना, मैक्सिमम सिटी में 6 से 7, 7 से 8 रुपये होता है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला पावर प्लांट इस समय इंडिया कौन सा है, तो उसका नाम है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर स्टेशन या पावर प्लांट, है ना। इसका दूसरा नाम है स्टीम पावर प्लांट। ठीक, स्टीम पावर प्लांट सबसे ज़्यादा। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि ये 6 से 7 रुपये से बढ़ा करके 10 से 12 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मैं बिजली आपको दूंगा, और वो बिजली आपको दूंगा मैं न्यूक्लियर प्लांट से। ठीक, तो न्यूक्लियर प्लांट का बिजली आप लेना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इतना कास्ट है। सो आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियर प्लांट का स्थान भारत में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत महंगा बिजली प्रोडक्ट करता है। ठीक है, देखो स्टीम पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट से आप 6 से 7 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट से 10 से 12 रुपये। इसीलिए जितने भी भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं
उनके द्वारा उत्पन्न बिजली का उपयोग हमेशा इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है। समझ में आया ना, इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है। ओके, तो ये जो मैंने लिखा यहाँ पर डोमेस्टिक पॉइंट पर जो बिजली आता है मैक्सिमम, ये मान के चलिए ये थर्मल पावर प्लांट आता है ना। और दूसरे स्थान पे इंडिया में है हाइड्रो पावर प्लांट। यही दोनों प्लांट सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं इंडिया में, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है ना। जो बिजली से जल से जो बिजली पैदा करता है ना, हाइड्रो प्लांट। तो हाइड्रो प्लांट और थर्मल प्लांट इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है ना, इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। लेकिन वो ये हाइड्रो पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट की तरह स्टेबल नहीं है ना। इसको कहते हैं ये हर मौसम में आपको बिजली दे सकता है। और ये क्या है कि मान लो गर्मी का मौसम आ गया, पानी का लेवल कम हो गया, तो ये बिजली जो है उत्पादन कम कर देता है। तो ये हाइड्रो पावर प्लांट जो है वेरिएबल है एक तरीके से, बट थर्मल पावर प्लांट इज ए स्टेबल पावर प्लांट। सो हम कह सकते हैं कि अगर हमको 24 आवर या 1 साल तक कंटिन्यूअस बिजली चाहिए तो थर्मल पावर प्लांट इस मामले में सबसे ज़्यादा स्टेबल प्लांट है। यही कारण है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट है। ओके, आप समझ गए होंगे आप कि ये 3 रुपये जहाँ बिजली उत्पन्न होता है वहाँ पर 3 ही रुपये में हम बिजली उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक पॉइंट पर बिजली लाते हैं हम, वो 6 से 7 रुपये क्यों हो जाता है? क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में कुछ इक्विपमेंट में लॉसेज एंड उसका मेंटेनेंस करने में जो खर्च जाता है वो ट्रांसमिशन कॉस्ट में व्यय हो जाता है। तो वो कास्ट और ये 3 रुपये का कास्ट जोड़ते हैं तो हमको जो डोमेस्टिक वायरिंग में हम यूज करेंगे 6 से 7 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से यूज किया जाता है, या इतने हिसाब से हमसे बिजली बिल चार्ज किया जाता है। इसके आगे अभी मैं टैरिफ पढ़ाऊँगा, टैरिफ का रीज़न भी बताऊँगा। टैरिफ का भी बहुत बड़ा योगदान है इस बिजली बिल के पेड में, है ना। वैसे टैरिफ का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री वाले जो है टैरिफ के हिसाब से बिजली खरीदते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक पॉइंट है, मतलब 1 किलोवाट का लोड है मान लो, या 2 किलोवाट का लोड है, या 3 किलोवाट का लोड है, तो इन सबको टैरिफ के बाहर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ये इतना वेरिएशन इसमें क्यों है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला प्लांट थर्मल पावर प्लांट क्यों है ना। जिस स्टूडेंट को क्यों का जवाब देने आ जाएगा वो कोई भी कंपटीशन बीट कर सकता है ना। देखिए आगे है, इन्होंने लिखा है 1 यूनिट, अगर आपसे कोई पूछे बिजली बिल 1 यूनिट, तो उस 1 यूनिट में कितने वाट होता है? 1000 वाट होता है। लेकिन वो तब पर भी 1000 वाट अगर आप 1 घंटे तक उपयोग करेंगे, 1000 वाट को 1 घंटे में उपयोग करेंगे तो 1 यूनिट कहलाएगा। वो 1 यूनिट बिजली बिल 1 यूनिट, है ना। हम लोग बिजली बिल जो पेड करते हैं यूनिट के हिसाब से करते हैं। देखो 3 रुपये प्रति यूनिट, 6 से 7 रुपये प्रति यूनिट। तो इस यूनिट में, या इस यूनिट का मतलब क्या है? इस यूनिट का मतलब ये है 1000 वाट का बिजली 1 घंटे तक आप यूज करिए तो 1 यूनिट कहलाएगा वो। ओके, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग अकॉर्डिंग टू बीटी बोर्ड, है ना, बीटी बोर्ड के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चों ने कहा था सर बोर्ड के हिसाब से पढ़ाइए, जो एग्ज़ाम में आता है उसके हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। देखिए अब इन्होंने लिखा है शक्ति उत्पादन केंद्रों का आगरण, लोड एस्टिमेशन ऑन जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन पर आगरण मतलब सामग्री क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे वेरिएबल लोड, ये सब चीज़ें आएंगी, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, प्रत्येक उपभोक्ता का विद्युत मांग इलेक्ट्रिक डिमांड प्रत्येक समय अनिश्चित रहता है। मतलब कभी भी किसी उपभोक्ता का जो लोड है, मान लीजिए आप फैन चला रहे हैं तो जायज़ सी बात है कि गर्मी में आप चलाएंगे फ़ैन, लेकिन सर्दियों में नहीं चलाएंगे, तो ये क्या है? अनिश्चित है, लोड अनिश्चित है। दिन में आप लाइट नहीं जलाएंगे लेकिन रात को ज़रूर लाइट जलाएंगे, तो दिन में लोड कम रहेगा, रात में ज़्यादा। तो ये वेरिएशन है, मतलब कि लोड अनिश्चित रहता है
ऐसा वो कह रहे हैं, कहाँ पर होता है, उपभोक्ता के पास, है ना। जो उपभोक्ता की डिमांड है वो वेरिएबल है, अनिश्चित है। सो आगे देखिए, जिसके कारण उत्पादन केंद्रों जनरेटिंग स्टेशन पर भी लोड प्रत्येक समय परिवर्तित होता रहता है। मतलब कि मान लीजिए दिन में उपभोक्ता कम बिजली उपयोग कर रहा है, ज़्यादा रात को करता है, तो जनरेटिंग स्टेशन पर लोड भी इसी अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है, इस प्रकार का परिवर्तनशील लोड, वेरिएबल लोड, विद्युत उत्पादन केंद्रों मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन के लिए वेरिएबल लोड कहलाता है ना। लोड जो है वेरिएबल करता है, वेरिएबल है मान लीजिए, तो इसकी सुविधा को या इस असुविधा से बचने के लिए आप क्या करेंगे आगे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, ध्यान से देखिए, इन्होंने लिखा है आगे, शक्ति उत्पादन केंद्रों की डिजाइन अभिकल्पना करते समय उपभोक्ता की लोड की आवश्यकता को, है ना, जो आप घर में बिजली उपयोग कर रहे हैं उसको ही बेस माना जाएगा, है ना। आप समझ में आया ना। जितना बिजली बिल गांव में शहर में होता है या वहाँ मीटर के पास देखना लिखा रहता है कि 2 किलोवाट का कनेक्शन है, कि 1 किलोवाट का कनेक्शन है, कि 3 किलोवाट का कनेक्शन है। समझ में आया। अगर मान लो आपने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया है, इस 1 किलोवाट से ज़्यादा बिजली अगर आप उपयोग करेंगे, है ना, तो उस पर आपको चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब उसका तो आपको बिजली बिल देना पड़ेगा। मान लो आपने 1100 वाट बिजली उपयोग कर लिया, तो 100 वाट की बिजली का आपको चार्ज तो देना ही पड़ेगा। इसके बाद एक अदर चार्ज भी देना पड़ेगा आपको इस पर, है ना। चार्ज तो आपको देना पड़ेगा, ये 100 वाट आपने जो खर्च किया उसका बिजली बिल देना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक अदर कास्ट भी देना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है, यही कारण है कि मीटर की रीडिंग, मान लो आपके पास 2 किलोवाट का कनेक्शन है, आप 3 किलोवाट बिजली खर्च कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हम जिस हिसाब से 2 किलोवाट का बिजली बिल देते हैं उसी हिसाब से 3 किलोवाट, नहीं, उसमें आपका बिजली बिल बढ़ जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं बिजली बिल कैसे बढ़ जाता है, इसीलिए बढ़ जाता है, और इसमें फैक्टर काम करता है। ये फैक्टर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो वेरिएबल लोड कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि लोड वेरिएबल है, क्योंकि सुबह शाम, है ना, लोड जो है सभी कस्टमर का चेंज होता रहता है। अब ध्यान से देखो, आगे लिख रहे हैं ये, शक्ति उत्पादन केंद्र की डिजाइनिंग करते समय उपभोक्ता की लोड की आवश्यकता को बेस माना जाता है, आधार माना जाता है। मान लीजिए एक उपभोक्ता, मान लो पूरे शहर का लोड है अलग अलग, तो उसको जोड़ करके एक निश्चित बेस लोड बनाया जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आगे देखिए, अर्थात विद्युत उत्पादन केंद्रों पर लोड प्रत्येक समय वेरिएबल ही रहता है। मतलब कि जो इतने जनरेटिंग स्टेशन हैं वहाँ पर आप कभी भी लोड को फिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ना, क्योंकि कस्टमर आपका फिक्स नहीं है। जो कस्टमर है, जो ग्राहक बिजली लेने वाला है, वो ही, उसका ही लोड वेरिएबल है ना। लेकिन फिर भी उसको एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है। जैसे कोई कस्टमर होगा जो 1 किलोवाट की बिजली खपत करता होगा, कोई होगा 2 किलोवाट का, कोई 3 किलोवाट का। तो ये क्या है, सभी कस्टमर का एक बेस पॉइंट है कि 1 किलोवाट से आप कम ही बिजली खर्च करिए, ज़्यादा मत आइए। अगर ज़्यादा आएंगे तो आपको 2 चार्ज देना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट उस कस्टमर के लिए क्या है, या उस प्लांट के लिए जहाँ पर हम भेजेंगे उसके लिए क्या है, ये एक बेस है। ठीक है, मतलब एक निर्धारित क्राइटेरिया है, वही यहाँ पर लिखा गया है, बेस, आधार माना जाता है। अर्थात विद्युत उत्पादन केंद्रों पर लोड प्रत्येक समय वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल ही रहता है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है, वेरिएबल लोड का उत्पादन केंद्र के प्रचालन पर प्रभाव। मान लीजिए आपकी जनरेटिंग स्टेशन पर वेरिएबल लोड की वजह से क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में इसमें स्टडी किया जाएगा। ठीक है, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें।
विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र पर वेरिएबल लोड के कारण इसके ऑपरेशन में कई कठिनाइयाँ आती हैं, है ना, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उस कठिनाइयों को कैसे हम दूर करेंगे आगे बताएंगे हम। ठीक, ध्यान से देखिए। वेरिएबल लोड के कारण उत्पादन केंद्र पर होने वाली प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, फर्स्ट, अतिरिक्त भार समायोजी उपकरणों की आवश्यकता। देखिए, एक्स्ट्रा एडजस्टेबल ऑपरेटर्स, है ना, इस लोड को एडजस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स की आवश्यकता होगी। इसको मैं आगे डिस्क्राइब पढ़ाऊंगा अभी। इसके बाद सेकेंड है उत्पादन लागत में वृद्धि। मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको कॉस्ट जो है बढ़ाना नहीं है। किसी भी इंजीनियर के सामने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉस्ट होता है, वो भी कॉस्ट को बढ़ने से रोकना है। किसी भी कीमत पर ये कॉस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे या कैसे समझेंगे कि वेरिएबल लोड का इतना फ़र्क जनरेटिंग स्टेशन पर क्यों पड़ता है ना, और इसके प्रभाव को कैसे कम किया जाएगा। अब समझ में आया ना। इस वृद्धि को कम करने के लिए ही लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर आगे पढ़ोगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक, या नेक्स्ट ऐसे ही सीक्वेंस में मैं पढ़ाते रहूँगा। फिर अब देखो, इनका पहला हेडिंग है अतिरिक्त भार समायोजी उपकरणों की आवश्यकता। ठीक है, एक्स्ट्रा एडजस्टेबल ऑपरेटर्स की नीड मतलब आवश्यकता। पावर जनरेटिंग स्टेशन पर वेरिएबल लोड के कारण अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता होती है ना, होगी। कौन कौन सी चीज़ आवश्यकता होगी ये एक एग्जाम्पल से समझाया जाएगा आपको। ठीक, ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल थर्मल पावर प्लांट है, मान लो तापीय शक्ति संयंत्र, है ना, थर्मल पावर प्लांट है या स्टीम पावर प्लांट। ठीक, इसमें लगने वाली, निवेशित माने लगने वाली सामग्री वायु, कोयला एवं जल है। मेनली इसमें कोयला है, कोयला एवं जल मेन है ना। वाटर जो है 24 आवर एंड 365 डेज, 365 दिन लगातार उसको चाहिए, कोयला भी चाहिए, तभी ये थर्मल पावर प्लांट ड्राइव हो पाएगा। ठीक, तो ये कह रहे हैं इसमें लगने वाली कच्ची सामग्री वायु, कोयला एवं जल है। जब थर्मल पावर प्लांट पर शक्ति की मांग में वृद्धि होती है, मतलब डिमांड इंक्रीज होता है, तो इसको जलाने के लिए, मतलब दहन करने के लिए उसमें लगने वाली कोयले की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब कोयले की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, है ना, कोयले की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो कोयले की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसमें आपको सिस्टम का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। सो इसके साथ ही बॉयलर में वायु एवं जल की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है जल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जल जो है वाष्पीकृत आपको करना है थर्मल पावर प्लांट में। ये प्रीवियस सिद्धांत है, समझ लो एक तरीके से, इसको पढ़ना है आपको। कोयला, वायु एवं जल की इस मात्रा को एडजस्ट करने के लिए अतिरिक्त उपकरणों के, मतलब कि कोयला की मात्रा मान लो ज़्यादा हो गई तो आपको उसी हिसाब से एक्स्ट्रा स्टोरेज बनाना पड़ेगा। वाटर की मात्रा इंक्रीज करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर स्टोरेज बनाना पड़ेगा। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार का उपकरणों की आवश्यकता होगी। तो उन उपकरणों की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण इस सिस्टम का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ये लिख रहे हैं, इसके साथ ही बॉयलर में वायु एवं जल की आवश्यकता भी अधिक होगी। तो कुल मिलाकर के, है ना, अगर आप वेरिएबल लोड जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगेगा तो उस सिस्टम में जनरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। अभी तक आप ये समझे। आगे है उत्पादन लागत में वृद्धि। दूसरा हेडिंग है उत्पादन लागत में वृद्धि क्यों हो जाती है। वेरिएबल लोड के कारण संयंत्र की उत्पादन, मतलब प्लांट की प्रोडक्शन कॉस्ट में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और जनरेटिंग स्टेशन की इफिशियंसी भी प्रभावित होती है। जनरेटिंग स्टेशन मतलब, है ना, जनरेटिंग स्टेशन में लगा होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर मतलब एसी जनरेटर, या दूसरा नाम है उसका सिंक्रोनस जनरेटर। ओके, तो उसकी इफिशियंसी प्रभावित होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से जितने थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें ये पता होगा कि अल्टरनेटर और सिंक्रोनस जनरेटर जो है लगभग कांस्टेंट स्पीड पर चलता है
और जब कांस्टेंट स्पीड पर कोई चीज़ चलेगा तो वो आपको कांस्टेंट आउटपुट भी देगा। और जब कांस्टेंट आउटपुट देगा तो अगर उस पर लोड बैरी करोगे, हाँ, तो उसमें जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी, कार्य क्षमता, वो प्रभावित होगी, है ना। जैसे सिंक्रोनस जनरेटर चल रहा है या अल्टरनेटर चल रहा है, उसके लोड को अगर आप चेंज करेंगे तो उसका जो प्रभावित करने का फैक्टर है ना, मान लो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, एक तरीके से समझ लो, है ना। ओवरलोड पर आप सिंक्रोनस मशीन को नहीं चला सकते हैं, ठीक है। जिसको नियंत्रित करने के लिए अल्टरनेटर की संख्या बढ़ानी सकती है। मान लीजिए आपकी कोई एसी मशीन अल्टरनेटर है तो तुरंत आप तो सेट कर नहीं देंगे, उसके लिए आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा कि हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन पर लोड इंक्रीज होगा तो हम एक्स्ट्रा अल्टरनेटर को ऑन कर देंगे। तो कुल मिलाकर के इसको भी अगर आपको ऑन करना है तो उसके लिए भी एक निश्चित टाइम पर उसको ड्राइव करने के लिए एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो जाती है अगर लोड वेरिएबल है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। यही कारण है, ठीक है, यही कारण है इन्हीं सब चीज़ों को बचाने के लिए लोड कर्व डिजाइन किया गया। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होगा कि किसी सिस्टम में लोड कर्व क्यों डिजाइन किया गया, है ना। मैं आज बता रहा हूँ लोड कर्व क्यों डिजाइन किया गया। लोड कर्व से, है ना, अभी मैं पढ़ाऊँगा डिस्क्राइब में, थोड़ा समझा दे रहा हूँ, समझने का प्रयास करो। लोड कर्व से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा, है ना, स्टेशन हमारा किस कंडीशन में चल रहा है। देखो ये पीक पॉइंट मान लो इसका है, ध्यान से देखो, ये पीक पॉइंट है तो ये कितने टाइम पर है, शाम को 6 बजे। लोड कर्व भी लोगों को देखने नहीं आता होगा। शाम को 6 बजे से समझ लो पीक पर पहुंचना शुरू हो जाता है लोड। तो उस कंडीशन में इसी लोड कर्व को देख करके ही इंजीनियर वहाँ पर लोड को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा अल्टरनेटर ऑन कर देते हैं। यही कारण है कि आजकल जो है बिजली कम कटता है ना, शहर में या गांव में कहीं भी बिजली कम कटती है, क्योंकि लोड कर्व का जो स्पेसिफिकेशन है गवर्नमेंट ने इसको इम्प्रूव कर दिया है। पहले बहुत वीक था, इसीलिए हमेशा बिजली कटता रहता था, एनालिसिस नहीं कर पाते थे इंजीनियर। अब जो है एनालिसिस करना आसान हो गया है, डिजिटल, है ना, डिजिटल लाइफ होती जा रही है सबकी, सो हम देख सकते हैं। तो लोड कर्व विशेषकर हमको यही दिखाता है कि हमारा किस अवस्था में स्टेशन है। सभी जनरेटिंग स्टेशन का एक लोड कर्व अलग होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बता के आज छोड़ दे रहा हूँ, इसके बाद मैं लोड कर्व की आगे आपको कल पढ़ाऊँगा, है ना। इसमें देखिए लोड कर्व का परिभाषा इन्होंने लिखा है, किसी पावर जनरेटिंग स्टेशन पर समय के सापेक्ष लोड के परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले कर्व को, है ना, ये जो डार्क लाइन से कर्व बना है यही लोड कर्व है ना, इसको लोड कर्व कहा जाता है। देखो मैं बता दे रहा हूँ, इस पर आप लेंगे बिजली, जितना बिजली आप जनरेट कर रहे हैं, किलोवाट रेटिंग, है ना, और यहाँ पर लेंगे आप हावर, है ना, कुछ दिन भी लेते हैं, महीना भी, वर्ष भी लेते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अपने सिचुएशन के अनुसार सब लोग बनाते हैं। छोटे पावर प्लांट जो है हावर के हिसाब से काम करते हैं, बड़े पावर प्लांट जो है दिन या महीने के हिसाब से काम करते हैं, तो उनका लोड कर्व भी अलग अलग होता है। देखो यहाँ पर लिखा गया बेस लोड, देखिए यहाँ पर लिखा गया है बेस लोड। इसका मतलब ये है कि जो बेस लोड है ये वो लोड है जो प्लांट पर हमेशा कनेक्टेड रहेगा, है ना। मतलब ये इतना जो क्राइटेरिया है बेस लोड का, ये वो लोड है जो प्लांट पर सदैव कनेक्टेड रहेगा, ये कभी भी हटेगा नहीं, है ना। अब कहोगे क्यों, देखिए जो बेस लोड है, मान लीजिए प्लांट चल रहा है, बहुत कम लोड है, तो आप जीरो नहीं कर सकते हैं। बिजली अगर आप लोड कम कर दें तो फिर जीरो लोड नहीं आएगा। यही बेस लोड का मतलब यही है कि ये एक निश्चित लोड पर काम करता रहेगा, मतलब एक निश्चित सप्लाई आपको देता रहेगा, तो वही एक मिनिमम लाइन है, समझ लो, है ना। और इसके बाद जो है ये यूटिलाइजेशन पे हम चले जाएंगे। ये वो लाइन है जहाँ पर प्लांट में इतना लोड होता ही है,
बेस लाइन है, समझ लो, है ना। इससे जीरो पर नहीं आएंगे, इससे हम जीरो पर कभी नहीं आएंगे, यहीं पर रहेंगे, इसके ऊपर ही काम करेंगे। जब भी लोड इंक्रीज होगा तो हम इंक्रीज होंगे, और जब डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग जो है बेस लोड के बाहर होता है, बेस लोड के बाहर। बेस लोड वो मिनिमम प्लांट पर लोड है जो प्लांट पर 24 आवर 365 दिन, मतलब कि हर समय रहता है, ठीक है। जैसे प्लांट मान लीजिए चला रहे हैं आप, तो मिनिमम आपको सप्लाई उसको मिलती रहेगी एक तरीके से। जैसे हम अल्टरनेटर है चला के छोड़ दिए, तो फिर भी हमको उससे मिनिमम वोल्टेज या मिनिमम पावर उससे लॉस होता रहेगा, वही बेस लोड है ना। और इसके बाद है एवरेज लोड, लोड कर्व, ये सब चीज़ें सब लोग अच्छी तरह से देख लो। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं जो है बहुत स्पेसिफिकेशन के साथ उसको डिस्क्राइब करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक लोड कर्व के बारे में बहुत अच्छी तरह से सब लोग पढ़ लो, समझ लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोड कर्व को देख करके ही इंजीनियर डिसाइड करते हैं कि हमारा प्लांट किस कंडीशन में है ना। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। थैंक्स।